बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को कितने कैबिनेट सीट मिलेगी? रामविलास की जो बेटे हैं उनके चिराग पासवान, उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी और किस आधार पर उसका बंटवारा हुआ है, आज हम ये सब बताएंगे आपको। और मैं आपके साथ हूं, महादेव बमशंकर। सबसे पहले बात कि बिहार में लगातार इस वक्त कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। उनके बैसाखी के सहारे एक तरीके से यह सरकार टिकी हुई है और नीतीश कुमार ने पहले ही दिन कह दिया है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा पुरानी मांग है और यह मांग मोदी जी को माननी चाहिए। तो एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर नीतीश कुमार खेल रहे हैं। तो अब इस सरकार में कौन से मंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को मिलने जा रहा है, कौन से पद मिलने जा रहा है, आज हम यही सब बात करेंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अपने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति भवन में रविवार शाम को अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ग्रहण करेंगे। बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, इसका फॉर्मूला एनडीए के स्थानीय नेताओं ने तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी जेडीयू के अलावा चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। हालांकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा काराकाट सीट नहीं जीत सकी थी, जहां से उसके नेता उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के आधिकारिक उम्मीदवार थे। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक बिहार सरकार में जिस फॉर्मूले पर मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, केंद्र में भी उसी तर्ज पर मंत्री बनेंगे। यानी बिहार में बीजेपी के जितने सांसद मंत्री बनेंगे उतने ही जेडीयू के सांसद भी मंत्री बनेंगे। जेडीयू और बीजेपी अलग अलग जातीय समीकरण के हिसाब से मंत्री पद के लिए अपने सांसदों का चयन करेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि बीजेपी कोटे से यादव जाति का कोई सांसद मंत्री बनाया जाएगा तो जेडीयू का भी कोई यादव सांसद मंत्री नहीं बनेगा। मतलब एक बैलेंस किया जाएगा। उदाहरण एलजेपी और हमको एक एक मंत्री पद मिलेगा। बिहार में एनडीए ने 40 में से 30 सीटें जीती है। पिछली बार आपको याद होगा 39 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी की 12 और जेडीयू की 12 सीटें जीती गई है। एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटें जीती है, जबकि हम सेकुलर 1 सीटें जीती है इस बार। तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार में इस वक्त जो है बिहार और आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि मोदी सरकार में इस वक्त एनडीए की सरकार कहेंगे, मोदी सरकार नहीं। तो एनडीए की सरकार में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी है, जिसके 16 सांसद हैं। और उसके बाद सेकंड पार्टी होगी नीतीश कुमार की, जिसके 12 सांसद हैं। और 272 का जो आंकड़ा मोदी सरकार का बन रहा है एनडीए सरकार का, तो उसमें इन दोनों पार्टियों की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई मंत्रिपरिषद में बिहार और आंध्र प्रदेश का अधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है। हालांकि सरकार में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है क्योंकि डेंट लगा है बड़ा। यहां भाजपा की 29 सीटें कम हुई है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 72 सदस्य मंत्रिपरिषद में यूपी के 13 सांसद मंत्री थे। इसमें से इस बार स्मृति ईरानी हार गई। महेंद्र नाथ पांडे, संजीव बालियान, कौशल किशोर जैसे कुछ मंत्री को हार का सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र में निवर्तमान मंत्रिपरिषद में 9 मंत्री थे। अब देखिए दूसरा ये भी है कि बिहार में इस वक्त अगले साल विधानसभा के चुनाव है, तो वो इक्वेशंस भी बना के रखना होगा ताकि फिर से एक बार एनडीए की सरकार वहां बने। तो ऐसे में महाराष्ट्र और यूपी की जो भागीदारी है कम हो सकती है। महाराष्ट्र में इस बार एनडीए 48 में से केवल 17 सीटें जीत पाई है। मतलब एक बड़ा झटका है वहां पर। माना भी जा रहा था कि हो सकता है डेंट लगा है। 2019 में एनडीए, जिसमें शिवसेना भी थी और बीजेपी, उसने 42 सीटें जीती थी। मतलब 48 में से 42 बहुत बड़ी बात थी, जिसमें अमरावती सहित एनडीए के जो है अमरावती में एनडीए समर्थित उम्मीदवार जीते थे वहां पर। ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 4 सांसद वाली जनता दल यूनाइटेड केंद्र की जो एनडीए सरकार में रेलवे, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग चाहता है। मतलब एनडीए में जो नीतीश कुमार की पार्टी है, रेलवे चाहिए, ग्रामीण विकास चाहिए और पंचायती राज चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी को कोई ऐतराज भी नहीं है। नीतीश कुमार पहले भी रेल मंत्री रहे हैं, उनको तजुर्बा है रेल चलाने का, तो आसानी से दे सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब अगर देखें तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी लाल ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर भी एनडीए की बैठक में शामिल थे। हरिवंश जेडीयू के 4 राज्यसभा सांसदों में से एक हैं और चूंकि वह
राज्यसभा के उपसभापति हैं, इसीलिए वह मंत्री पद की दावेदारी में नहीं है। जेडीयू के जिन सांसदों को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है उनमें राजीव रंजन सिंह यानी ललन सिंह और कौशलेंद्र कुमार हैं। बता दें कि ललन सिंह मुंगेर से जीते हैं, जबकि कौशलेंद्र कुमार बिहार के सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। इसके अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के मुखिया और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी गया से चुनकर लोकसभा में पहुंचे हैं और उन्हें भी मोदी सरकार में जगह मिल सकती है। ये एक बड़ी बात है। दूसरा, चिराग पासवान मोदी 3.0 सरकार में मंत्री बन सकते हैं। तो जैसे हमने देखा पिछले चुनाव में कि सिंधिया राजे को एक तरीके से वहां पर सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाया गया था, तो इसमें चिराग पासवान को इस बार कैबिनेट में जगह मिल सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता है चिराग पासवान को कैबिनेट में जगह मिलने की वजह है उनकी पार्टी का कहना है कि बीजेपी और पीएम मोदी को बिना शर्त उन्होंने समर्थन किया है। उन्होंने एलजेपी आरवी ने बिहार में अपने खाते में सभी 5 सीटें, आरवी मतलब रामविलास, जीत ली है। शुक्रवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक में तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के नेता के रूप में प्रधानमंत्री के नाम का समर्थन किया था। उन्होंने नीतीश ने उम्मीद जताई थी कि पीएम बिहार के विकास का ध्यान रखेंगे। तो जाहिर तौर पर इस बार जो सरकार बनेगी, नीतीश कुमार की कोशिश रहेगी कि बिहार का डेवलपमेंट हो, कुछ ऐसे मुद्दे बनाए, ज्यादा से ज्यादा मंत्री बने और साथ में क्योंकि आगे विधानसभा का चुनाव है तो उस तरीके से उसको एक प्रोजेक्ट किया जाए, एक अहम मंत्रालय लिया जाए। तो मतलब बिहार से लेकर केंद्र तक नीतीश कुमार की पैठ बढ़ेगी। दूसरा, हमने देखा कि जैसे ही वहां पर यह हुआ कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार को 12 लोकसभा सीट आई है, तो पटना में लग गया पोस्टर टाइगर अभी जिंदा है। तो एक तरीके से जो एक सवाल उठा रहे थे लोग कि पता नहीं 2025 चुनाव के बाद नीतीश कुमार का क्या होगा, क्या करेंगे, तो उन लोगों के लिए बोलती बंद है, क्योंकि नीतीश कुमार मजबूत तौर पर उभरे हैं, सशक्त लीडर के तौर पर पहले भी रही है उनकी सुशासन वाली छवि। लेकिन इस बार जो दिलचस्प चीज देखने को मिली है वो ये कि एक एनडीए के मोदी के एक साथ में, क्योंकि उनकी बैसाखी पर ये मोदी सरकार टिकी रहेगी और अगर वो कुछ इधर उधर कुछ भी डिसीजन लेंगे तो सीधा उसका इंपैक्ट मोदी सरकार पर होगा। दूसरा ये भी माना जा रहा है कि एक मोदी सरकार पर नकेल कसने में कि उल जलूल कुछ भी डिसीजन मोदी सरकार ना ले ले, तो उसमें एनडीए में नीतीश कुमार की अहम भूमिका रहेगी। और उन्होंने प्रेशर के तौर पर उसका असर देखने को मिला है जब उन्होंने लगातार ये कहा कि अग्निवीर की समीक्षा होनी चाहिए। और आपको पता होगा, याद होगा कि इससे पहले लगातार नीतीश कुमार की तरफ से अग्निवीर का विरोध किया जा रहा था। लार्जेस्ट लेवल पर इसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, हमने देखा था हैदराबाद से लेकर बिहार तक जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था। तो ये माना जा रहा है कि कई ऐसे डिसीजंस हैं जो मोदी जब फुल फ्लेज बहुमत में रहे तो उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं वो इसमें इस वक्त चेंजेस हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं, बदलाव हो सकता है। और मुझे लगता है कि अगले 5 साल अगर फुल फ्लेज मोदी सरकार को अपने तब निर्विरोध तरीके से अगर चलाना है तो अपने अलाइज को वो दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का।